Hello everyone. Let's talk about the water relation in plants, a very important topic for the plant physiology students and some BSc students having the course this plant physiology. The first is about the role of water in plant metabolism, which is essential for the plant growth and the development. So, one by one, we will talk about the water relation. So water has a major function in plant metabolism, means वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, टू मेंटेन द सेल टर्जिड, फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड वेस्ट रिमूवल. यानी कि वाटर एक्ट करता है एज अ रिएक्टेंट which will provide the hydrogen ions for the ATP synthesis. And then for the transport of nutrients, mean water का बहुत important role है nutrients के transport के लिए through the xylem vessels or some phloem vessels for the food purpose. Then water जो है temperature को regulate करता है और cell की turgidity को means cell की shape को maintain करता है. सेल का जो टेम्परेचर है या आप कह सकते हैं कि जो प्लांट का टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन हो रहा है थ्रू द वे ऑफ ट्रांसपिरेशन. देन वेरियस केमिकल रिएक्शंस, मींस वाटर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस. देन फॉर द वेस्ट रिमूवल. सो आप यहाँ पे इस पिक्चर से देख सकते हैं कि वाटर जो है कैसे मूव कर रहा है, किस वे में डायरेक्शन है मूवमेंट की, जब भी स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है या फिर जब वाटर के आयंस जो हैं पंप हो रहे हैं फॉर इन द वेरियस टिश्यूज लाइक कॉलन काइमा से होते हुए वाटर जो है सेल में कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है और सेल से जो है ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है. वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जैसे कि कार्बन एसिमिलेशन में वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है तो वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. देन रिस्पायरेशन, वाटर जो है एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि एटीपी की जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए या प्रोटीन फोल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशंस एंड सिग्नलिंग फॉर द प्लांट. वाटर का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमेटल की मूवमेंट के लिए, यानी कि वाटर जो है हेल्प करता है और कंट्रोल करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को. अब मेटाबॉलिज्म का वर्ड जो है इसका क्या मतलब है, यानी कि ब्रेकडाउन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में और एनर्जी में. देन बिल्डअप और रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है. मेटाबॉलिज्म का जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत सारे वेस्ट को एलिमिनेट करता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इनपुट्स को यूज़ करके उसकी आउटपुट यानी कि एनर्जी तक उस प्रोसेस को लाया जा रहा है. तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है. यानी कि प्लांट मेटाबॉलिज्म में प्लांट का जो रोल है एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, बायोटिक स्ट्रेसेस के लिए रहता है, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रहता है या प्लांट की हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स के लिए रहता है. देन सम ऑर्गेनोलेप्टिक रिलेटेड कंपोनेंट्स जैसे कि टर्पीन्स है या ऑर्डर स्ट्रेस, मतलब बहुत सारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये प्लांट का मेटाबॉलिज्म रहता है. अब जो मेटाबॉलिज्म है उसमें किस किस तरह की प्रोसेसेस रहती हैं. फर्स्ट वन आपका आता है कैटाबॉलिज्म. तो कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन हो रहा है जब न्यूट्रिएंट्स का एनर्जी में, यानी कि कैलोरीज बर्न हो रही है, बर्निंग ऑफ कैलोरीज. जैसे यहाँ फोटोसिंथेसिस में आप देख सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है और कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो एक मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. देन जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या रहती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है. फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और रेस्पिरेशन का आपने सीधा सा ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए. देन ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये भी एक मेटाबॉलिज्म का इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. देन
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यानी कि NADPH और पेंटोज की जनरेशन हो रही है थ्रू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यानी कि C3 C4 जो साइकिल्स हैं उसमें कैसे जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। देन सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, जिसमें कि एसिटाइल कोएंजाइम A की जब ऑक्सीडेशन हो रही है तब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। देन METC चेन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें कि ATP की सिंथेसिस हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो जाइलम है और फ्लोएम वेसल्स रहती हैं वहाँ पर वाटर और मिनरल्स का फ्लो कैसे हो रहा है बिटवीन द सेल्स, ठीक है। जैसे कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वाटर और फूड है, यानी कि वो फ्लोएम से ट्रांसफ़र हो रहा है और जाइलम से आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वाटर और मिनरल्स जो हैं जाइलम्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो इसे आप मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब कार्बन की मेटाबॉलिज्म क्या है, यानी कि कार्बन के जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो रहा है। तो इसकी इम्पॉर्टेंट जो 3 प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है ग्लूकोन नियोजेनेसिस, यानी कि एक नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। देन ग्लाइकोजन सिंथेसिस मीन्स कि ग्लूकोज की स्टोरेज हो रही है एज ए ग्लाइकोजन। देन स्टार्च सिंथेसिस मीन जो स्टोरेज है ग्लूकोज की एज ए स्टार्च हो रही है। तो यहाँ पे साइकिल में क्लियर हो रहा है कि ग्लूकोज जो है जब ग्लाइकोजन एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और ATP को रिलीज़ करेगा, तो 3 पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के एंजाइम PG यानी पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज ये प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो है ATP की रिलीज़ करेगा और पायरुवेट एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन एक साइकिल तो रहेगी कि लैक्टेट प्रोड्यूस होगा। देन एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन हो रही है, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम में जो है सिट्रेट आयन से ये आयंस जो हैं सक्सिनाइल एंजाइम को एंजाइम A और एक्सालो एसीटेट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो साइकिल है ये कार्बन का डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म है, यानी कि कार्बन मेटाबॉलिज्म। देन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन का जो इम्पोर्टेंस है वो है नाइट्रेट की एसिमिलेशन के लिए, यानी कि जब नाइट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है अमाइनो एसिड्स में। देन अमोनिया के एसिमिलेशन का मतलब है अमोनिया जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। देयर आफ्टर अमाइनो एसिड सिंथेसिस मीन्स अमाइनो एसिड जब जो है नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। देयर आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स कि अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जो मेटाबॉलिज्म है वो आता है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, जैसे कि फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है। देन लिपिड्स की सिंथेसिस, देन लिपिड्स का डिग्रेडेशन, जैसे कि लिपिड का डिग्रेडेशन का मतलब है लिपिड्स जो है ब्रेक डाउन हो रहा है फैटी एसिड्स में और सिंथेसिस हो रही है लिपिड्स की फैटी एसिड्स में, तो वो लिपिड सिंथेसिस हो गया। और जब फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम A से, यानी कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जब एसिटाइल कोएंजाइम ये है एसिटाइल को, जब कार्बन के मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो यहाँ से फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल से जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कीटोन की बॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ये ऑक्सीडेशन होगी तो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है लिपिड का मेटाबॉलिज्म का कि किस तरह से जब TCA साइकिल कंप्लीट हो रही है या फिर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो रही है, कार्बन का एसिमिलेशन हो रहा है, कार्बन का जो मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर फैटी एसिड्स का सिंथेसिस हो रही है और फैटी एसिड की जब सिंथेसिस हो रही है तो ग्लिसरॉइड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं कैसे बन रहे हैं। देन अबाउट द वाटर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि मैंने बात कही थी फोटोसिंथेसिस की। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही वाइटल प्रोसेस है प्लांट के लिए। जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स, एल्गी, कुछ बैक्टीरिया जो है लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और एनर्जी की फॉर्म में जो है प्रोडक्शन हो रही है ग्लूकोज की, या फिर जिसे आप शुगर कह सकते हैं, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहा है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ कैरी आउट हो रहा है। फर्स्ट वन, लाइट अब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ एसेसरी पिगमेंट्स हैं वहाँ पर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है अदर एसेसरी पिगमेंट्स में, यानी कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो है वो लाइट रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। देन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है लाइट से आ रही है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। देन अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसमें कि एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप आता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की जब फिक्सेशन हो रही है वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजिंग एटीपी और एनएडीपीएच, तो कार्बन की फिक्सेशन हो रही है। देन क्लेविन साइकिल, यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है कार्बन की फॉर्म में फिक्स हो रहा है थ्रू द वेरियस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस और एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है फोटोसिंथेसिस की कि कैसे लाइट एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और कुछ एनर्जी की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोफिल। तो ये प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे फिर कैसे कैल्विन साइकिल कैरी आउट हो रही है, जो एनर्जी को टेक प्लेस कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है और कार्बन की मेटाबॉलिज्म हो रहा है थ्रू वेरियस स्टेप्स। अब क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के लिए। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है जहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस रहती हैं। स्टोमेटा जो है स्मॉल ओपनिंग्स हैं लीफ पे गैस के एक्सचेंज के लिए। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज हैं जो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं थैलेकॉइड एंड स्टार्च। सो इस तरह के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस रहते हैं C3 फोटोसिंथेसिस, C4 एंड क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। अब हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका क्या रोल है, इम्पॉर्टेंस क्या है। यानी कि जो अर्थ है वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है ड्यू टू द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक तो फूड चेन को रेगुलेट कर रहा है, तीसरा कि अर्थ के क्लाइमेट को इम्प्रूव कर रहा है बाय रिमूविंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इम्पॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की। नाउ अबाउट द इम्पॉर्टेंस के बाद हम बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन आता है आपका लाइट इंटेंसिटी, देन टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, देयर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। सो यहाँ तक हमने बात की फोटोसिंथेसिस की। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि एक सेल को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसी भी मीडियम की, या फिर सॉल्ट और ग्लूकोज की। डिफ्यूज़न का सीधा सा क्या मतलब है, डिफ्यूज़न का मतलब है जब कंसंट्रेशन, मान लीजिए ये दो सेल हैं जहाँ पे एक में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, और दूसरे में कम कंसंट्रेशन है, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो गई, यानी कि हायर से लोअर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो उसे आप कहेंगे डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न जो है हायर डिफ्यूज़न प्रेशर्स की वजह से हो रहा है लो डिफ्यूज़न प्रेशर में, यानी कि अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट जब मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, तो इसे आप कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ पार्टिकल्स which are higher in concentration towards the low concentration, that is along with the concentration gradient, and that process is known as diffusion। तो उस तरह के प्रोसेस को आप कहेंगे डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न किस केस में होता है कि जो मटेरियल्स है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस में जनरली डिफ्यूज़न रहता है। देन अबाउट लिक्विड्स की बात की जाए, लिक्विड्स के केस में ऑस्मोसिस में जो है वो जो डिफ्यूज़न जो है वो गैसेस के स्टेज में रहता है और ऑस्मोसिस लिक्विड के, और सॉल्ट और ग्लूकोज के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो गैसेस का जब एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू या फिर फोटोसिंथेसिस से, जब भी स्टोमेटास के जो लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटास होते हैं उनसे जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एग्जिट कर रहे हैं, तो जो स्टोमेटास हैं वहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टर्म में अगर बात कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे डिफ्यूज़न। देन डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेशीज इनटू द एटमॉस्फेयर मीन्स कि इंटरसेलुलर स्पेशीज, ये इंटरसेलुलर स्पेशीज हैं, यहाँ से जो गैसेस का डिफ्यूज़न हो रहा है वो कैसे हो रहा है, या फिर वाटर वेपर्स का, वाटर वेपर जो हैं गैसियस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से कैसे वाटर वेपर्स का जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो भी प्रोसेस आपका एक डिफ्यूज़न का प्रोसेस कहलाता है। अब डिफ्यूज़न जो है कितने उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि कितने पर्टिकुलर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट पे, तीसरा साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे, और चौथा मीडियम ऑफ डिफ्यूज़न क्या है। मतलब कि डिफ्यूज़न जो है गैसेस के केस में फास्टर होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड्स। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात मैंने कही, मतलब कि जहाँ पे भी कंसंट्रेशन हायर होगी, यानी कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहेगा, वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि यहाँ पे स्टिपर कंसंट्रेशन है ग्रेडियंट का, मतलब कि यहाँ से फास्ट रेट है डिफ्यूज़न का। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेस स्टीप है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर तरफ बात की जाए, तो यहाँ पे जो डिफ्यूज़न का रेट रहेगा वो स्लो रहेगा। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को इफ़ेक्ट कर रहे हैं? पहला आता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूज़न फास्ट रहता है, और जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ रहेगा पार्टिकल्स का या फिर किसी भी गैसेस स्टेज के पार्टिकल का, तो वहाँ पे भी जो डिफ्यूज़न का रेट है वो फास्टर रहेगा। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो आती है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस डायरेक्टली डील करता है लिक्विड के केस में। तो ऑस्मोसिस जो है एक डिफ्यूज़न का ही प्रोसेस है, यानी कि डिफ्यूज़न का ही एक अदर कह सकते हैं आप, एक अदर टर्म है और एक मॉडिफाइड टर्म जिसे आप कह सकते हैं। तो डिफ्यूज़न के केस में क्या होगा कि सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है, जैसे कि वाटर की ही मूवमेंट होगी, और वाटर की जो मूवमेंट होगी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगी, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ से हो किस तरफ रही है, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, मतलब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जो मेम्ब्रेन है जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगी पास होने के लिए, बाकी मॉलिक्यूल्स जो है पास नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूज़न से कैसे डिफरेंट है। देखिए दोनों में ही हमने कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करना है, दोनों का जो नेचर है वो एक ही जैसा है, बट डिफ्यूज़न का जो नेचर है वो टवर्ड्स द है गैसेस के लिए, और जो ऑस्मोसिस है उसका नेचर टवर्ड्स द लिक्विड स्टेट के लिए। तो डिफ्यूज़न में जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, और वहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहेगी। डिफ्यूज़न जनरली गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए रहता है, बट अगर हम ऑस्मोसिस, जैसे कि मैंने ऑस्मोसिस की बात बताई, तो ऑस्मोसिस जो है जनरली वाटर के केस में रहता है, और वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो वाटर यानी कि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो रहता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगा एंटर होने के लिए एक सेल से दूसरे सेल के लिए। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि ऑस्मोसिस के लिए यूज़ की गई हैं, जैसे कि हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की। हाइपोटोनिक का मतलब है लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में और लेस सॉल्यूट है। आइसोटोनिक का मतलब है जहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन जो है इक्वल रहती है, यानी कि वो सेल जो है आपके टर्जिडिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो हाइपरटोनिक में जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड रहता है।
फ्लैसिड सेल रहता है आपका, आइसोटोनिक में, हाइपोटोनिक में आपका सेल जो है वो टर्जिड रहता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोसिस को इफेक्ट कर रहे हैं, लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट के लिए जब हम बात कर रहे हैं, जब एक प्रेशर जो है डेवलप होगा किसी सॉल्यूशन में थ्रू प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की वजह से जब प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, तो उसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इफेक्ट कर रहा है। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब है कि कितना डिफरेंस है दो सॉल्यूशंस में कि ग्रेडियंट्स में, यानी कि दो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस कितना हो रहा है, तो उसके ऊपर भी ऑस्मोसिस जो है डिपेंडेंट रहता है। ऑस्मोसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो नेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर की एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है रूट्स में, और सेल से सेल की मूवमेंट, यानी कि जब मेसोफिल सेल से एक मेसोफिल सेल से दूसरे मेसोफिल सेल में, जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, लीव की अगर एनाटॉमी की बात की जाए जहाँ पर स्टोमेटास लाई करते हैं मेसोफिल सेल के बाद, तो वहाँ पर वाटर की मूवमेंट जो है कैसे हो रही है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। और सेल की टर्जिडिटी को कौन मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोसिस। देन स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए स्टोमेटल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, या फिर किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट, मान लीजिए कोई भी बायोटिक स्ट्रेस है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस रहता है वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेल में डेवलप हो रहा है उसकी वजह से रहता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑस्मोसिस के टर्म में इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि ऑस्मोसिस जो है लिक्विड्स में, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सॉल्वेंट, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ऑस्मोसिस के लिए। अब वाटर का रिलेशन क्या है प्लांट में, यानी कि वाटर पोटेंशियल क्या है। तो वाटर पोटेंशियल अगर डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये साई से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि एक ऐसा पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो उसे आप वाटर पोटेंशियल कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर की मूवमेंट में और प्लांट मेटाबॉलिज्म के लिए। मीन्स मेटाबॉलिज्म, वाटर पोटेंशियल मतलब कि पानी का पोटेंशियल, वाटर की टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इनटू और आउट ऑफ सेल। याद रखिए, इनटू और आउट ऑफ सेल, तो उसे आप कहेंगे वाटर पोटेंशियल। ठीक है, और जब भी वाटर के मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन में, तो कैसे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो उसे भी आप वाटर पोटेंशियल का ही नाम देंगे। ठीक है, मतलब वाटर पोटेंशियल मतलब कि वाटर की टेंडेंसी टू डू सम वर्क। देन सम कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। फर्स्ट कंपोनेंट आता है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल, देन प्रेशर पोटेंशियल, साई पी से डिनोट किया जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड देन मेट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की। सॉल्यूट पोटेंशियल मीन्स कि जितने भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनका पोटेंशियल, ठीक है, सॉल्यूट की वजह से क्या होगा कि वाटर का जो पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, वाटर के साथ जब ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, तो ये अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर का जो पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा। प्रेशर पोटेंशियल मीन्स कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है वाटर के ऊपर, वाटर पोटेंशियल पे। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की वजह से वाटर पोटेंशियल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वाटर की मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड, या फिर ग्रेविटी जब वाटर को पुल कर रही है डाउनवर्ड, तो वाटर का पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है। और जब मेट्रिक पोटेंशियल मतलब कि जब सरफेस टेंशन, जो मेट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी बात हम तब करेंगे जब हम सॉइल और प्लांट के रिलेशनशिप की बात कर रही हैं। ठीक है, तो उस टर्म्स में हम मेट्रिक पोटेंशियल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया कि वाटर का पोटेंशियल, यानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे पास कर रहे हैं। तो वाटर पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो साई एस सॉल्यूट का पोटेंशियल, प्रेशर का पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड सब मेट्रिक पोटेंशियल। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका वाटर पोटेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करता है। अब हम प्लांट वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ लीव वाटर पोटेंशियल। मीन्स कि वाटर का स्टेटस क्या है लीव्स में। ठीक है,
देन सॉइल वाटर पोटेंशियल मीन्स कि वाटर की जो मेजरमेंट है, वाटर कैसे मेज़र किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सॉइल में, यानी कि सॉइल में कितनी अवेलेबिलिटी है वाटर की, तो उस मेजरमेंट को आप सॉइल वाटर पोटेंशियल कहेंगे। देन नेक्स्ट टर्म आती है आपकी जाइलम वाटर पोटेंशियल, मीन्स कि जाइलम कैसे सपोर्ट कर रहा है, जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट, जाइलम से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, तो उसे आप जाइलम पोटेंशियल कहेंगे, यानी कि जाइलम वाटर पोटेंशियल मीन्स कि जाइलम जो है कैसे वाटर को अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है, तो उसके अपवर्ड मूवमेंट कैसे हो रही है वाटर की अप टू द लीव्स, और लीव्स से कैसे वाटर जो है वेपर्स के फॉर्म में ट्रांसपायर हो रहा है। देन रोल क्या है या इम्पोर्टेंस जिसे आप कह सकते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म में प्लांट वाटर पोटेंशियल की। सबसे पहले बात करेंगे वाटर के अपटेक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, देन ट्रांसपिरेशन, सेल ट्रिगर, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट अपटेक। मीन्स कि जितने भी ये सारी प्रोसेसेस हैं ये ओवरऑल सेल की ग्रोथ और या फिर जिसे आप प्लांट ग्रोथ कह सकते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। तो वाटर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सीधा प्लांट वाटर पोटेंशियल का जो रोल है वो प्लांट मेटाबॉलिज्म में रहता है। और प्लांट मेटाबॉलिज्म की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, वाटर का अपटेक, ट्रांसपिरेशन, सेल टर्गर, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट अपटेक। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पोटेंशियल रेंजेस की। मीन्स कि जो प्योर वाटर का पोटेंशियल है वो ज़ीरो रहता है, मतलब कि प्योर वाटर का पोटेंशियल जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है, यानी कि 0.1 से -0.1 टू -1.5 मेगापास्कल्स में इसको हम स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि इसकी जो यूनिट है वो मेगापास्कल्स है। तो क्या होगा कि जब सॉइल से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वाटर के साथ और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट रहेंगे, वो एक प्योर सॉल्वेंट तो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी प्लांट सेल्स हैं या साइलम सैप है, तो उसमें वाटर का जो पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ लीड करेगा। अब आप बात करेंगे कि आपने अगर वाटर का पोटेंशियल को मेज़र करना है प्लांट्स में तो कौन कौन से मेथड्स हैं। एक डायरेक्ट मेथड्स आते हैं आपके, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में लीव वाटर पोटेंशियल मीटर रहता है, एक सेंसर रहता है, या फिर आप स्टेम साइक्रोमीटर से भी वाटर पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं, या फिर सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स रहते हैं, जिसमें कि जनरली जो सॉइल का पोटेंशियल है, यानी कि सॉइल वाटर का जो पोटेंशियल है उसे मेज़र किया जाता है। और कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं जैसे कि स्क्लॉन्डर्स प्रेशर बम्प। स्क्लॉन्डर्स प्रेशर बम्प्स का मतलब है कि जब मेजरमेंट हो रही है जाइलम वाटर पोटेंशियल से, जब भी अप्लाई कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सैप के ऊपर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जब हम सैप को, तो वाटर पोटेंशियल जो है हम मेज़र कर सकते हैं स्क्लॉन्डर प्रेशर बॉम्ब से। देन थर्मोकपल साइक्रोमीटर, ठीक है, ये भी टेम्परेचर के डिफरेंस के बेस पे वाटर पोटेंशियल को मेज़र करेगा। और वेपर प्रेशर ऑस्मोमीटर, वेपर प्रेशर ऑस्मोमीटर जो है वाटर पोटेंशियल को तब डिटेक्ट करेगा जब उसका वेपर प्रेशर को हम जब उसमें चेंजेस आएंगे, यानी कि जब उसके चेंजेस को हम डिटेक्ट करने लगेंगे। तो कुछ अदर मेथड्स हैं जैसे कि प्रेशर चैम्बर, देन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, देन ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर। अब बहुत सारे ये जो मेथड्स हैं इनके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है, वो एक्यूरेट तो हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव रहते हैं, बट स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है। और लीव वाटर पोटेंशियल मीटर की अगर बात की जाए तो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यूज़ करने के लिए भी इजी है, बट लेस एक्यूरेसी है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन मेथड्स का जब हम वाटर पोटेंशियल की मेजरमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि डिस्टिल वाटर है, यानी कि उसका वाटर पोटेंशियल 0 पॉजिटिव में रहता है, और प्लांट सेल जब वाटर को इमीडिएटली टेकअप करेगा, यानी कि प्लांट सेल को जब हम इमीडिएटली डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि जो वाटर पोटेंशियल है वो डिटरमाइन करता है रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, राइट। क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल, जब हम प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं प्लांट सेल में, तो प्लांट की जो सेल है, सेल वॉल से उसमें कवरिंग होगी, मतलब प्लांट की सेल में सेल वॉल रहेगा जो कि स्ट्रॉन्ग और टर्जिड रहता है जब उसका प्रेशर पोटेंशियल यानी कि
बिल्कुल उसमें एक्यूरेट रहता है। अब क्या होगा, जब वाटर एंटर करेगा प्लांट सेल में तो उसका वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल है, सेल के ऊपर प्रेशर आएगा और सेल वॉल के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो सेल वॉल जो है जब थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल वॉल पे, तो वाटर की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी एक सेल से दूसरे सेल में, यानी कि सेल को जो है बर्स्टिंग हो सकती है सेल की जब ज़्यादा वाटर हो जाएगा। और जब पानी बिल्कुल ही प्लांट सेल में इन्फ्लेटेड हो जाएगा, फुली इन्फ्लेटेड होगा मतलब वाटर के साथ फुली फिल हो जाएगा वाटर के साथ, तो सेल जो है टर्जिड हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर के पोटेंशियल जो है रेट एंड डायरेक्शन ऑफ कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक वाइटल प्रोसेस है किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहेंगी वो वाटर के बिना इनकम्प्लीट है, राइट। देन ऑस्मोसिस के थ्रू टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, एक तो आपका आ गया ऑस्मोसिस का रोल, दूसरा आपका आ गया रूट्स का रोल, रूट हेयर्स का। फिर रूट्स से जो है वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, रूट्स के जो सेकेंडरी पार्ट्स हैं यानी कि जो रूट हेयर्स हैं, यहाँ पे अगर बात करें रूट हेयर्स की तो सॉइल में रूट्स हैं, रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर से वाटर जो है एक कॉलम बनाता हुआ जाइलम टिश्यूज से वाटर जो है अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, एक कैपिलरी बना रहा है मेनली वाटर। अगर हम बात करें तो एक कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर जो है मूव कर रहा है लीव्स तक। सो इस तरह के मूवमेंट को जो हो रही है वाटर की अपवर्ड, तो उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो रूट हेयर्स हैं वो लाई कर रही हैं। रूट हेयर जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं और वाटर जो है रूट के एपिडर्मिस यानी कि रूट जोन से होता हुआ वाटर कॉर्टेक्स लेयर से पास करते हुए जाइलम सैप में जा रहा है, यानी कि स्टेम में, इस तरह की स्टेम जैसे कि आप तना कह रहे हैं उससे होता हुआ एक कॉलम की फॉर्म में मेसोफिल सेल्स में एंटर कर रहा है। अब एक मेसोफिल सेल से दूसरे मेसोफिल सेल में वाटर की मूवमेंट हो रही है पोटेंशियल की वजह से, या फिर जिसे आप ऑस्मोसिस कह रहे हैं, यानी कि वाटर जो है यहाँ पे मान लीजिए वाटर की मूवमेंट कम है और यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर यहाँ से नेक्स्ट सेल की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन तो यहाँ से यहाँ के लिए वाटर जा रहा है। अब ये क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा दूसरे मेसोफिल सेल में ताकि वाटर सेल है उससे होता हुआ वाटर आपके मेसोफिल सेल से गार्ड सेल्स की तरफ मूव करे और स्टोमेटास में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, वो होने के बाद वाटर जो है आउटर फॉर्म में यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर में मूव कर रहा है वेपर फॉर्म्स में, जैसे कि आप ट्रांसपिरेशन का नाम दे रहे हैं, यानी कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो कौन से मेन स्ट्रक्चर्स हैं मैं बता दूं जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले रूट्स के जो पिलीफेरस सेल्स हैं, देन एपिडर्मल टिश्यूज, देन रूट हेयर्स। तो वाटर एंटर करेगा प्लांट में रूट से और वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉइल का लगभग 0 होगा उस टाइम पे। जाइलम है, तो वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी प्लांट पार्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट है
वाटर जो है आपके जाइलम से होता हुआ जाएगा, ठीक है, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फ्लोएम से होते हुए जाएंगे। तो वाटर और मिनरल्स का अपटेक जो है जाइलम के थ्रू हो रहा है, एक ग्रेडियंट जब डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर हो रहा है सॉइल का। तो इस तरह के प्रोसेस को आप एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। देन अबाउट द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर के एब्जॉर्प्शन में क्या रोल है स्ट्रक्चर का, कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं? फर्स्ट वन आपका रूट हेयर्स हैं, यानी कि रूट हेयर्स जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जितने भी हायर प्लांट्स हैं वहाँ पे वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रहा है? रूट हेयर से, यानी कि रूट हेयर्स जो हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत वाटर जो है रूट से कैसे पास कर रहा है? सॉइल पार्टिकल्स में। सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर्स में वाटर की मूवमेंट हो रही है थ्रू वेरियस सब्सटेंसेस। देन हाइड्रोफिलिक वाटर की जो मूवमेंट है, यानी कि वाटर का मूवमेंट है एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइग्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे आप कहते हैं, उसके थ्रू हो रहा है। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है कैसे रूट हेयर जोन से मूव कर रहे हैं रूट टिप्स में, ठीक है, और उसके बाद वाटर जो है एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ सेल सैप से वाटर की मूवमेंट जो है हो रही है आपके लीफ पार्ट्स तक। यहाँ पे बताया गया है कि सॉइल वाटर से रूट हेयर्स में वाटर जा रहा है, जाइलम में इन कर रहा है, देन वाटर जो है लीव्स में ट्रांसपायर हो रहा है। जो हमारे स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है आपका रूट हेयर्स। रूट हेयर्स में आपका आते हैं जैसे कि ये पिलीफेरस रीजन जो रूट के रहते हैं, देन जाइलम सैप, फिर उसके बाद मेसोफिल सेल्स, वेन्स, स्टेम, लीफ और लीफ के टिश्यूज जो कि और एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स जो कि रहती हैं आपकी गार्ड सेल्स। रूट्स की अगर बात की जाए तो रूट्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए, यानी मॉइस्चर को गैदर करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से स्टोर फ्रूट से होता हुआ वाटर जो है रूट कैप से जाता हुआ रूट हेयर से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल्स होते हुए रूट जाइलम में एंटर करेगा। मतलब एक पाथवे है वाटर के एब्जॉर्प्शन में प्लांट्स के लिए। अब स्ट्रक्चर की बात की जाए, रूट्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम जनरली ज़्यादा इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में ना जाते हुए हम देखेंगे कि ये रूट है, ठीक है। रूट देन अदर लेयर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ पे जोन ऑफ जिसको एक्टिव सेल डिवीजन जोन कहते हैं आप, देयर आफ्टर कॉर्टेक्स लाई करता है, देन मेटाजाइलम, जाइलम एंड देन एंडोडर्मिस, देन प्रोटोजाइलम पोल, मेटाजाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, लेटरल रूट ग्रोथ। इस सब की मैंने बात कही कि ये रूट के स्ट्रक्चर के लिए जो कि प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है रूट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। देन एक्सटर्नली देयर आर टू एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस, दो एरिया हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन रूट कैप, जहाँ पे मैंने ये मैं आपको कर्सर से पॉइंट आउट करती हूँ, ये रूट कैप है, ठीक है। यहाँ से एक ये इंपॉर्टेंट ऑफ इलोंगेशन जिसे आप कहते हैं, देन जाइलम, फ्लोएम ट्यूब्स जहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मिनरल्स का, देन जोन ऑफ डिफरेंशिएशन जहाँ पे सेल की डिफरेंशिएशन हो रही है, एपिडर्मिस। ये रूट का इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैकेनिज्म की बात की जाए कि क्या मैकेनिज्म है वाटर के एब्जॉर्प्शन का, तो वाटर जो है जाइलम में कैसे एंटर कर रहा है? रूट हेयर से, ठीक है। रूट हेयर से सॉइल के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है इनसाइड के लिए। देन कॉर्टेक्स से होता हुआ वाटर जो है, एपिडर्मिस से होता हुआ वाटर जो है जाइलम टिश्यूज में एंटर करेगा और वहाँ से जो है एक कॉलम बनाता हुआ, कैपिलरी एक्शन की फॉर्म में कैपिलरी बनाता हुआ वाटर जो है प्लास्टिक और एक सिम्प्लास्टिक मूवमेंट।
तो सीधा सा, और एक तीसरी जो है आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। तो एपोप्लास्टिक पाथवे का मतलब है कि जब वाटर की जो मूवमेंट है प्लांट्स में एक सेल से दूसरे सेल में हो रही है सेल वॉल से, ठीक है, मतलब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा, तो इस तरह की मूवमेंट को एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी सेल जो उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है वो सेल इन्वॉल्व नहीं होंगे वाटर की मूवमेंट के लिए। देन सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट का मतलब है कि जब वाटर का जो मूवमेंट है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए हो रहा है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटास के थ्रू, यहाँ से सेल वॉल के थ्रू, यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है, जो एक ओपनिंग रहती है। मेम्ब्रेन पाथवे, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे का मतलब है कि प्लांट की जो रूट है वो वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है थ्रू सॉइल जब एंडोडर्मिस इन्वॉल्व होगी, यानी कि सेल वॉल से मूवमेंट हो रही है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो इन्वॉल्व हैं वाटर के मूवमेंट के लिए। तो एक्टिव ऑब्जर्प्शन है, एक्टिव ऑब्जर्प्शन में रूट सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि क्या रहेगा कि वाटर जो है, वाटर की ऑब्जर्प्शन जब होगी तो यानी कि मेटाबॉलिक एनर्जी जो है रिलीज होगी, ठीक है, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो रिलीज होगी, तो उसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एक ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन रहता है। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन मतलब कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है सॉइल से जाइलम में, ऑस्मोटिक, तो ऑस्मोटिक सेल सैप से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है सेल सैप में, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉइल वाटर का कम है, ठीक है, तो वाटर जो है रूट हेयर्स में मूव करेगा। रूट हेयर्स में जब वाटर मूव करेगा तो मेम्ब्रेन से होता हुआ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता हुआ ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होगा, ठीक है। वाटर जो है कॉर्टिकल सेल्स में मूव करेगा जहाँ पे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑस्मोसिस कैरी आउट होगी। और वाटर जो है मूव करेगा पैसिव सेल से, ठीक है, जैसे कि आप कैस्पेरियन सेल्स कहते हैं, तो वहाँ से वाटर जो है डायरेक्टली जाइलम टिश्यूज में आएगा, पेरिसाइकिल से होता, और पेरिसाइकल्स यानी कि जाइलम से होता हुआ वाटर जो है एक वाटर एंट्री करेगा रूट प्रेशर मीन्स कि ऑस्मोटिक प्रेशर जब सॉइल वाटर का ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप, तो यहाँ पे मैंने बात की थी, यहाँ पे ये प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉइल वाटर का कम है, और नॉन ऑस्मोटिक में सॉइल वाटर का ज़्यादा है। तो इस तरह की जो ऑस्मोसिस है उसे आप कहेंगे नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसमें कि एनर्जी का जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन में हम बात करेंगे कि जिस पे जैसे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं जो यूजुअली हाई होता है, तो वहाँ पे एनर्जी जो है इन्वॉल्व नहीं हो रही है, यानी कि वहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसे आप पैसिव एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे, जो कि कॉर्टिकल सेल से होता हुआ रूट हेयर से सप्लाई होगी वाटर की वेरियस सेल्स में। ट्रांसपिरेशन मेनली पैसिव एब्जॉर्प्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो रूट सेल्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, मतलब कि रूट सेल्स जो हैं पैसिव रहते हैं फॉर द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये कुछ स्टेप्स हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। फर्स्ट स्टेप है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर टेंशन क्रिएट हो रही है जाइलम टिश्यूज में, ठीक है, और उस टेंशन की वजह से यानी कि वाटर टेंशन की वजह से वाटर ट्रांसमिट हो रहा है जाइलम ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स के जाइलम से होता हुआ जाइलम ऑफ द स्टेम, और उसके बाद वाटर जो है ट्रांसपायर हो रहा है अपर सरफेस की तरफ। देयर आफ्टर सॉइल वाटर जो है एंटर कर रहा है कॉर्टिकल सेल से थ्रू रूट हेयर्स टू द जाइलम ऑफ द रूट्स टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि सॉइल वाटर एंटर कर रहा है कॉर्टिकल सेल से टू द अदर सेल्स ऑफ द रूट्स, जैसे कि रूट जाइलम, जिस फोर्स की वजह से
जनरली आपके पैसिव रह रहे हैं, तो इस तरह के एब्जॉर्प्शन को आप पैसिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर रिलेशन इन प्लांट्स क्या था, और उसको जानने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमें पता होना चाहिए कि डिफ्यूज़न क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, और वाटर पोटेंशियल क्या है, कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं जनरली वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे कि रूट्स में जो इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है, देन ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे क्या है, वाटर के मूवमेंट के लिए कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह के स्ट्रिप्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो है, जो हमने शुरू से एंड तक इस लेक्चर में स्टडी किया, वो मेन था हमारा के लिए रिस्पॉन्सिबल से हो रहा है। सो विद दिस लेक्चर I have completed about the water relation in plants up to the water absorption in plants to the upward movement through the upward movement or to the upwards layer of the cells that are the root cells, from the root cells to the stomatal cells and then to the atmosphere through the water vapors, which is known as transpiration. Thank you everyone.